हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को मेनी मेनी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करती हूँ ये नया साल आप सभी का बहुत अच्छा बीते। आप आपके फैमिली मेम्बर्स सब हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और माता सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पे हमेशा रहे ताकि आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो आप सबका ये 2022 कैसा बीता? मेरा तो अच्छा बीता क्योंकि मैंने इस ईयर अपना चैनल लॉन्च किया। सब लोगों से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले और मुझे उम्मीद भी है कि ये 2023 में भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं आप लोगों को और भी अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। अभी हम लोग क्लास 11 एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, उसका प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में क्या मीनिंग आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिया है। और आज इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट today's lecture with me, Shreyashi. Our first slide is about functions of statistics. In functions, first point is expression of facts in number. स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग में ही पढ़ा था। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को इंक्लूड किया जाता है। विदाउट एनी डेटा और विदाउट एनी एविडेंस आपको बोला जाता है कि इंडिया का जीडीपी परसेंटेज अभी राइज कर रहा है। तो आप लोग क्या सिर्फ इस बात को सुन के यकीन कर लेंगे? नहीं, इसका प्रूफ क्या है? आप कैसे यकीन करेंगे जब इसके साथ कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाए। जैसे 10 साल पहले हमारे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट था 5.2%। वहीं 2021 में ये बढ़ के हो जाता है 8.9%। तो इस 10 साल के ड्यूरेशन को आप लोग कंपेयर करके बता सकते हैं कि जी हाँ, हमारा कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि इसका जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में कोई भी फैक्ट को तभी प्रिसाइज माना जाएगा, तभी उसको वैल्यू दिया जाएगा जब वो फैक्ट न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल प्रेजेंटेशन। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करती है ताकि हमें समझने में इजी हो, उनका कंपैरिजन करने में इजी हो। अब जैसे ये जीडीपी कैलकुलेशन है, जीडीपी कैलकुलेट करने का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन एक अगर लेमैन को बताया जाए हमारा पर कैपिटा इनकम इतना है, हमारा एक्सपोर्ट इतना हो रहा है, इंपोर्ट इतना हो रहा है और भी बहुत सारा डेटा दिया जाता है और इस बेसिस पे बताया जाता है कि हमारा कंट्री बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। तो क्या वो लेमन ये चीज समझ पाएगा कि कैसे भाई इतने सारे डेटा है, इतने सारे फैक्ट्स है, मैं कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचूं कि हाँ वाकई में हमारा कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है? तो स्टैटिस्टिक के थ्रू इन सारे डेटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे अरेंज किया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है, फिर किसी कंक्लूजन में पहुंचा जाता है। कंक्लूजन में पहुंचने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे एवरेज मेथड या परसेंटेज मेथड, तो जो हम लोग यहाँ जीडीपी में देख पा रहे हैं। या फिर डेटा को जब ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने बार डायग्राम बना दिया है जो 2017 से लेकर 2021 तक का जीडीपी ग्रोथ रेट दिखा रहा है। सोचो 2017 में हमारा जीडीपी परसेंटेज था 6.2, फिर 6.7, फिर 7.2, फिर 8.5, फिर 7.5, देन अगेन 8.2। इस डायग्राम को देख के ये समझ पा रहे हैं कि हमारा कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है। एक साधारण व्यक्ति हम इस डायग्राम को देख के झट से समझ जाएगा कि कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि कंट्री का जीडीपी कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इज नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। इसमें बताया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन एनलार्जिंग इंडिविजुअल नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड पावर ऑफ रीजनिंग। स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी फॉर्म में प्रेजेंट करता है, तो इससे कोई भी पर्सन इस स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करके अपना नॉलेज बढ़ा सकता है। वो जान पाएगा कि कंट्री में नेशनल इनकम क्या है, कंट्री का पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसा है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या पोजीशन है,
इस तरह के बहुत सारे फील्ड में वो नॉलेज गेन्स कर सकता है और इससे वो उन फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा और उसके जो रीजनिंग पावर है वो भी इंक्रीज करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से हम लोग डिफरेंट फैक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बिना कंपैरिजन के ये डेटा कलेक्शन सारा ही मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे अगर बोला जाता है कि हमारे कंट्री में पर फैमिली 10 केजी शुगर पर ईयर कंजम्पशन होता है। किसी पर्सन को ये डेटा देख के लग सकता है कि शुगर कंजम्पशन बहुत कम हो रहा है, वहीं किसी और पर्सन को देख के लग सकता है कि शुगर कंजम्पशन हमारे कंट्री में पर फैमिली बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब इसी चीज़ को हम लोग अमेरिका के फैमिली से कंपेयर करते हैं जहाँ पे 40 केजी शुगर कंजम्पशन होता है पर ईयर, क्योंकि वहाँ के बच्चे ना कैंडीज वगैरह बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम करते हैं। अब इन दो डेटा को देख के हम लोग ये कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं अमेरिका के कंपैरिजन में हमारे कंट्री में शुगर कंजम्पशन बहुत कम है। तो स्टैटिस्टिक्स इस तरह से हमें डिफरेंट डेटा को कंपेयर करने में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग जान पाते हैं एंड दैट हेल्प्स इन कंस्ट्रक्टिंग एनी लॉ एंड थ्योरीज। जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोग लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे लॉ कैसे ड्राइव हुए, ऐसे ही किसी के बोल देने से कोई भी लॉ नहीं बन जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारा एनालिसिस होता है। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड में जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है उस प्रोडक्ट का डिमांड फॉल होता है और जैसे ही उसके प्राइस में डाउनफॉल होगा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन में पहुँचते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। उसी तरह सप्लाई में क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं और वैसे हमारे सप्लाई में राइज होता है और अगर प्राइस में डाउनफॉल होता है तो सप्लाई में भी डाउनफॉल होता है। तो यहाँ पे प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें इन डिफरेंट फैक्ट्स में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरह के रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। स्टैटिस्टिक्स कोई भी फैक्ट या कोई भी सिचुएशन का मैग्नीट्यूड क्या है, उसका गंभीरता क्या है, इसको समझने में हेल्प करता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे कंट्री में अभी इन्फ्लेशन रेट 11% है। तो सिर्फ इस 11% डेटा से आप कुछ बता पा रहे हैं, लेकिन यही अगर बोला जाए 2021 में इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 7% था, यानी ये 4% से इंक्रीज हुआ है। या फिर 2020 में ये इन्फ्लेशन रेट 5% था, यानी यहाँ पे तो 2% का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 6% का इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है। यानी महंगाई दर पिछले 2 साल में 6% बढ़ गया है, या फिर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 4% बढ़ा है। तो इससे हम लोग इस मैटर का गंभीरता का, इसका मैग्नीट्यूड को समझ पा रहे हैं कि किस हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन रेट राइज हो रहा है। इससे जनरल पब्लिक या फिर गवर्नमेंट सबको समझ आएगा कि हमारे देश में इन्फ्लेशन सच्ची में बढ़ा हुआ है और इसको कम करने के लिए नेसेसरी स्टेप लेने का ज़रूरत है। 7 पॉइंट इज डेटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। स्टैटिस्टिक में कम्प्लेक्स और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी उन्हें ब्रीफ फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है ताकि हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने में इजी हो। सोचिए आपके स्कूल में क्लास 10th के 3 सेक्शन है A B C और हर सेक्शन में 50-50
स्टूडेंट्स है, टोटल 150 स्टूडेंट। अभी जो क्लास 10th पास करके क्लास 11th में जाएंगे, स्कूल अथॉरिटीज़ को इन स्टूडेंट्स को साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सेक्शन में डिवाइड करना है। तो वो किस बेसिस पे करेंगी? इतने सारे स्टूडेंट्स है, बता दिया गया कि जिन स्टूडेंट्स को 75% से ज़्यादा मार्क्स आया है उनको साइंस में लिया जाएगा, जिनको 55 से 74% आया है उनको कॉमर्स में लिया जाएगा, और जिनको 40% से 54% के बीच आया है उनको आर्ट्स में लिया जाएगा। अब टीचर क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स वन बाय वन राइट डाउन करेंगे। ये सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स अलग अलग ऐसे ग्रुप में सेग्रीगेट कर लेती है। जिनको 75 प्लस मिला है वो उनको सारे को यहाँ पे लिख लिया, जिनको 50 से 74 के बीच मिला है उनको इधर लिख लिया, जिनको 40 से 54 में मिला है उनको इधर लिख लिया। अब क्या होगा, किसी भी टीचर को वन बाय वन ये सारे डेटा नहीं देखना पड़ेंगे, वो सिर्फ इसी टेबल को देख के बता सकेंगे कि कितने स्टूडेंट को साइंस मिलने वाला है, कितने को कॉमर्स मिलने वाला है, कितने को आर्ट्स मिलने वाला है। स्टैटिस्टिक्स क्या करते हैं, सारे डेटा को ऐसे कंडेंस सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करते हैं ताकि हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने में इजी हो। एक पॉइंट इज ट्रेंड, पाथ एंड फोरकास्टिंग। जो भी फिनोमिना हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस फिनोमिना का ओवर द टाइम क्या ट्रेंड होने वाला है ये जानने में हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। जैसे पास्ट 10 ईयर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर इकोनॉमिस्ट एनालाइज करता है तो आगे आने वाले 5 ईयर्स का वो बता सकेगा कि हाँ इस हिसाब से इस प्रोडक्ट का प्राइस या तो राइज होने वाला है कि फॉल होने वाला है। इस डिसीजन पे इकोनॉमिस्ट पहुंच सकता है। तो ये 8 पॉइंट रहे स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन के बारे में। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अभी तो हम लोग इकोनॉमिक्स में ही स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स में आखिर स्टैटिस्टिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड को जानना जरूरी है, और ये हम लोग तभी जान पाएंगे जब वो प्रॉब्लम क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस किया रहे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज दिया रहे, पॉवर्टी का परसेंटेज पता रहे आपको, या फिर इनकम या वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से डिस्पैरिटी है, इन सब के बारे में अगर इकोनॉमिस्ट को क्वांटिटेटिव डेटा मिले तो कोई भी इकोनॉमिस्ट इन प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएगा और उनको सॉल्व करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब ये जो अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इनको इकोनॉमिस्ट इंटरसेक्टरल वे में कंपेयर करते हैं और इंटरटेम्पोरल वे में भी कंपेयर करते हैं ताकि वो नेसेसरी स्टेप्स ले सके। इंटरसेक्टरल को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी बताया जाता है कि हमारा कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज सपोज 9% है। ओके, अब ये 9% जो है फर्दर बाइफरकेट किया जाता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। सपोज रूरल एरिया में 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और अर्बन एरिया में 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये रहा इंटर सेक्टरल कंपेरिजन। इस डेटा को देख के इकोनॉमिस्ट जान पाएगा कि अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका इशू एकदम सीवियर है। तो इमीडिएटली इस डेटा को देख के इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को सजेस्ट कर पाएंगे कि एट प्रेजेंट इमीडिएट गवर्नमेंट को किस तरफ ज़्यादा फोकस करना है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट के तरफ में, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इंटरसेक्टरल कंपैरिजन का और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। बेसिकली हमारे इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शियरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आते हैं, सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस आते हैं,
एंड टर्शियरी में जितने भी सर्विस रिलेटेड सेक्टर्स है ये आते हैं। अब इन 3 सेक्टर से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अगर गवर्नमेंट जानना चाहती है कि किन सेक्टर से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, देन इट कम्स अंडर इंटरसेक्टरल स्टडी। ओके, इस स्टडी से गवर्नमेंट को पता चलेगा कि किस सेक्टर से ज़्यादा हमें बेनिफिट हो रहा है, कहाँ पे बहुत कम प्रोग्रेस है, कहाँ कहाँ पे और फोकस करना है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ये स्टैटिस्टिकल डेटा को स्टडी करके पता कर सकती है। नाउ कम्स इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन। इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन मतलब कोई भी प्रॉब्लम को जब ओवर द टाइम कंपेयर किया जाता है तब उसे इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन कहते हैं। जैसे अभी ये अनएम्प्लॉयमेंट का ही सिचुएशन लेते हैं। 2016, 17, 18, 19 एंड 20 ये लास्ट 5 इयर्स का डेटा हमें मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट पे। सोचो 2016 में 5.5% था, अभी ये बढ़ के 6.9% हो जाता है, देन 7.2% होता है, अगेन ये 8.7% हो जाता है, नाउ इट इज 9%। तो ये ओवर द ईयर जब हम लोग कंपेयर करते हैं इन डेटास को, इसे इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन कहा जाता है। तो इससे इकोनॉमिक्स को पता चल रहा है कि ओवर द ईयर अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है ये राइज ही होते जा रहा है, डे बाय डे वर्स सिचुएशन होते जा रहा है। गवर्नमेंट को ये अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने का ज़रूरत है, जो इन डेटा को एनालिसिस करके इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकती हैं। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या फिनोमिना को इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स को कोई भी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली डायग्नोस करने में और उसके लिए इफेक्टिव रेमेडीज, इफेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू फाइंड आउट the cause and effect relationship between various data, and thus it helps the economists to diagnose a problem effectively and helps them to provide effective measures or remedies। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि छत्तीसगढ़ या एमपी में कहीं पे टमाटर अभी 1 रुपए किलो भी नहीं मिल रहे हैं, वो 90 पैसे पर किलो बेचे जा रहे हैं मार्केट में। इससे किसानों को जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जितना उनका लागत हुआ था, वो भी उन्हें नहीं मिल रहा था। तो वो सारे टमाटोस को क्या किए, नदी में फेंकने लग गए। अब इकोनॉमिस्ट जाते हैं स्टडी करने के लिए कि अचानक से ये टमाटर का प्राइस इतना कम क्यों हो गया है। स्टडी करने से उन्हें पता चलता है कि इस रीजन में टमाटर का ओवर प्रोडक्शन हुआ है और ज़्यादा प्रोडक्शन होने के वजह से मार्केट्स में टमाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं और इससे हम इस प्रोडक्ट का प्राइस सडनली बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। अब वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसानों का इनकम बढ़ाने के लिए उनको नेक्स्ट ईयर फिर से लॉस सफ़र ना करना पड़े, वो क्या कर सकती है कि ऐसे कुछ रूल्स ला सकती है कि गांव के 100 किसान टमाटर उगाएंगे, 100 किसान गेहूं उगाएंगे, 100 किसान धान उगाएंगे। इस तरह से अलग अलग हिसाब से डिवाइड कर दे सकती है ताकि किसी भी प्रोडक्ट का ओवर प्रोडक्शन ना हो और इस तरह से सडनली कोई भी प्रोडक्ट का दाम कम ना हो जाए। So thus, statistics help in stabilizing causes and effect relationships and help the economists to find out the solution of the problem effectively. Now, fourth point is construction of economic theories और economic model। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने बहुत सारे लॉ के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारे लॉ कैसे फाइंड आउट हुए हैं, ये सारे लॉ स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने अभी पढ़ा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ते हैं। लॉ ऑफ यूटिलिटी में बताया जाता है जैसे जैसे कोई भी इंसान एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाता है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी
डिक्लाइन होते रहता है। इस तरह के जो अलग अलग लॉ है, ये लॉ कैसे डिराइव किए गए हैं? ये लॉ स्टैटिस्टिकल डेटा को ही एनालिसिस करके बनाए गए हैं। ये पॉइंट जस्ट प्रीवियस टॉपिक पे ही मैंने डिस्कस किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है। फिफ्थ इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिकल डेटा को स्टडी करके इकोनॉमिक्स कोई भी इकोनॉमिक इवेंट का फ्यूचर में क्या ट्रेंड रह सकता है वो फाइंड आउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर द लास्ट 5 ईयर हमारे कंट्री का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राइज पे है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री का जीडीपी पॉजिटिवली राइज हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट कंपेरेटिवली कम हो रहे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो हमारे कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड को एनालिसिस करके, इन सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करके इकोनॉमिक्स कंक्लूड कर सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में भी हमारे कंट्री का एफडीआई बढ़ेगा। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक इवेंट्स को फोरकास्ट करने में भी हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। स्टैटिस्टिकल स्टडीज helps the economists in drawing different economic policies. For example, monetary policy, fiscal policy, industrial policy, प्राइस पॉलिसी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, इन सारे पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में स्टैटिस्टिकल स्टडी हेल्प करता है। सेवेंथ पॉइंट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे हम लोग एक नया टर्म देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम। इसके बारे में भी इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ने वाले हैं। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज का अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन मैच होता है। कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा कब बेचेगा? जब उसका प्राइस में इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसका प्राइस इंक्रीज होते रहेगा उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलते रहेगा। वहीं पे कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कब खरीदेगा? जब उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा उसके पास परचेजिंग पावर बढ़ते जाएंगे। अब ऐसा लेवल में पहुंचना है जहाँ की प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को ही अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे प्रोड्यूसर अगर अपना प्रोडक्ट बेचता है तो उससे जो उसे प्रॉफिट मिल रहा है उससे वो सेटिस्फाइड है, एंड इस प्राइस पे कंज्यूमर अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है उससे उसे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे भी वो सेटिस्फाइड है। ये प्राइस कंज्यूमर पे करने के लिए राजी है और ये प्राइस में प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बेचने में राजी है। तो इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है ये भी डिराइव किया जा सकता है स्टैटिस्टिकल स्टडी करके। ओके, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है ये सातों पॉइंट से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। आज हमने स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन और इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वंस अगेन आप सबको मेरे तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।